It is part of the history of the Pacific Northwest. It's part of the history of criminal justice in the United States. It's a story worth telling. Who was this young man in the Pacific Northwest? So who was Ted Bundy? Indeed. आखिर टेड बंडी था कौन? Alright. So whenever we look at a handwriting sample, सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं हैंडराइटिंग में जो बहुत क्लियरली उभर के नज़र आ रहे हैं. What are those elements which stand out very easily to us? In this case, these very long strokes at the beginning of every word is what is standing out to me. ठीक है, हर वर्ड को स्टार्ट करने से पहले ये इतने लंबे लंबे जो स्ट्रोक्स है ना, दे आर कमिंग फ्रॉम द लोअर जोन यहाँ पे, एंड द वर्ड इज स्टार्टिंग देन और द लेटर इज स्टार्टिंग देन. ठीक है, उसमें से भी पर्टिकुलरली आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट दिस पर्टिकुलर स्ट्रोक बिकॉज यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा है. कैन यू सी दैट कार्सन्स जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, द सी में जो ऐसे हुक बना है ना, दैट इज कॉल्ड एज स्टिंगर्स हुक. ठीक है, एंड इट लुक्स लाइक काइंड ऑफ लाइक अ शार्क्स टूथ इफ यू सी, एंड दिस इज कॉल्ड एज द स्ट्रोक ऑफ रिजेंटमेंट. एंड रिजेंटमेंट टुवर्ड्स whom? Towards opposite sex. So since we are talking about Ted Bundy, the resentment would be towards women here. ठीक है, that's the first red flag here. The second red flag is that it is coming from the lower zone. Lower zone in graphology और handwriting analysis, इसका मतलब ये है कि subconscious is the one that governs that area. ठीक है, subconscious mind जो अनसीन एंड अननोन है, इवन टू अस, वी डोंट नो आवर डीपेस्ट डार्केस्ट डिजायर्स अंटिल दैट अनरावल्स, है ना. जब तक वो खुल के सामने कोई सिचुएशन की वजह से या किसी भी वजह से वो सामने नहीं आता है, तब तक वी आवरसेल्व्स आर अनअवेयर ऑफ इट, राइट. सो दैट्स द थिंग विथ subconscious. So subconscious deals with things like your very basal needs like sex, feeling of security, hunger. ठीक है, शेल्टर से ही सेंस ऑफ सिक्योरिटी आता है, राइट. सो दैट ड्रीम्स एंड देन फैंटसीज, ये सारी चीजें लोअर जोन डील करता है. ठीक है, सो दैट्स द सेकेंड रेड फ्लैग हियर. वाई? बिकॉज इट इज कमिंग फ्रॉम ऑल दीज स्ट्रोक्स, दे आर कमिंग फ्रॉम द लोअर जोन, है ना. तो लोअर जोन काफी डोमिनेंट है. ठीक है, नाउ द थर्ड रेड फ्लैग अगेन is this particular style of loop here. F यहाँ पे आप देख ले, G, okay, and यहाँ पे भी like heaving में if I see here, I think it is heaving, yes. ठीक है, so जो लोअर जोन के लेटर्स है, लोअर जोन के लेटर्स कौन कौन से हो गए? F, G, Y, इन सम केसेस Z, J, ये सारे लोअर जोन लेटर्स हम बोल सकते हैं. इवन P. ठीक है, वाई? बिकॉज उसका जो लाइन होता है वो नीचे आता है, राइट, इट कम्स डाउन. सो दोज आर कॉल्ड एज लोअर जोन लेटर्स. तो ये लोअर जोन लेटर्स के लूप अगर हम देख लेना तो ये लूप इतने बड़े हैं कि इट इज मेसिंग विद द नेक्स्ट लाइन हियर. ठीक है, यहाँ ह्यूमन काइंड में हम देख सकते हैं कि हाउ इट इज मेसिंग विद द नेक्स्ट लाइन. सिमिलरली ये जी टच हो रहा है ई को यहाँ पे, एंड सेम थिंग वी कैन सी हियर ऑल्सो. यहाँ पे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है यू वर. ओके, सो दिस पर्टिकुलर एरिया यहाँ पे मेसअप हो रहा है. सो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स द साइज ऑफ द लूप. एक्चुअली जो लूप अगर बहुत बड़ा है ना, तो दैट शोज द एक्सटेंट ऑफ समवन्स डिजायर, कि कितनी उनको चाह है, मुझे ये चाहिए, चीज चाहिए तो चाहिए, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. ठीक है, तो वो उसका एक्सटेंट बहुत ज्यादा है यहाँ पे. सो द लूप इज वेरी लार्ज एंड इट इज इंटरफियरिंग विद द नेक्स्ट लाइन. ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट लाइन को इंटरफियर कर रहा है. इसका क्या मतलब है? द लाइन्स ऑन द पेपर दैट यू राइट, दैट शोज मी हाउ यू डील विथ योर डे. ठीक है, आप क्या करते हैं दिन में, कितने बिजी हो आप. सो इस केस में हिज डिजायर,
his sexual desire is so high that it is it has become sort of an obsession, and it is messing with his day to day activity as well. ठीक है, वो सही से नहीं कर पा रहा है because of that desire. All right, so that's the third. I forgot हम कितने red flags पे I forgot, but that's the next red flag I can spot here. All right, then another thing that is pretty clear is that this handwriting is a cursive style of writing. हैंडराइटिंग एनालिसिस में हम इसको कनेक्टेड राइटिंग बोलते हैं. नाउ कनेक्टेड राइटिंग क्या दर्शाता है? कनेक्टेड राइटिंग टेल्स अस दैट द पर्सन अंडरस्टैंड सीक्वेंस ऑफ थिंग्स वेरी इजीली. जो क्रोनोलॉजी बोलते हैं ना, इस इवेंट के बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ये पहले आया, ये बाद में आया, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. सो दे आर गुड विद दोज काइंड ऑफ थिंग्स, एंड दीज पीपल लर्न बाय एक्सपीरियंस. सो जैसे मैड साइंटिस्ट या एसेंट्रिक, कुछ हट के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग वैसे नहीं होती है इनकी. ठीक है, दीज पीपल दे लाइक टू हैव सॉर्ट ऑफ अ गाइडलाइन. पहले जो किया है ना, दे ट्राई टू कैरी इट फॉरवर्ड एंड देन दे प्रैक्टिस अपॉन द पैटर्न रिकॉग्निशन आप बोल लीजिए या जो भी है, बट दे लाइक दैट. दे लाइक हैविंग सर्टन स्ट्रक्चर एंड जो लोगों ने पहले ऑलरेडी किया हुआ है, दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दे आर गुड विथ दैट. ओके, एंड बिकॉज द राइटिंग इज कनेक्टेड, they have great clarity, not clarity necessarily, but they have great fluidity in thoughts. ठीक है, fluidity का मतलब क्या हुआ? They can say what they want to say without break. So they can be great storytellers because उनको वो सीक्वेंस सही से याद में आ जाता है, राइट? सो पहले ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ. सो दे आर गुड ओरेटर्स. अच्छे तरीके से बात कर सकते वो लोगों से. All right. Now this is a green flag in most cases. And another green flag is this right leaning handwriting. ठीक है, जब भी हम ये right leaning handwriting देखते हैं ना, so right leaning मतलब right side को ये झुक रही है handwriting. Okay. But this is a little too right side पे ये झुक रहा है. But in general, one should have राइट लीनिंग हैंडराइटिंग ऐसे बोलते हैं हम लोग. वाई? बिकॉज इट शोज इमोशनल ओपननेस टू अदर पीपल. ठीक है, जिनकी राइट लीनिंग हैंडराइटिंग होती है ना, स्लाइटली, they are not scared of their emotions. They can open up to people and they can make others feel comfortable around them as well at an emotional level. ठीक है, so people will perceive them as being friendly, warm, empathetic, and kind, कंपैशनेट. ये सारी चीज़ें लोग बोलते कि ऐसे परसीव करते हैं उन लोगों को, पीपल विद दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग. आई मीन राइट लीनिंग हैंड राइटिंग हो. ठीक है, नाउ दिस राइट लीनिंग हैंड राइटिंग एंड कनेक्टेड हैंड राइटिंग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री है, बिकॉज देर इज क्लैरिटी ऑफ फ्लूइडिटी ऑफ थॉट्स. सो द पर्सन इज एबल टू स्पीक वेल, राइट? प्लस this person is showing emotional openness towards other people. So Ted Bundy came across as somebody who was very charming, very soft spoken and very articulate. बात करने में he was number one. ठीक है, बहुत अच्छे से he could articulate himself. And probably if you read the this whatever is written here, हम इसमें भी शायद हम देख सकते हैं, but दिस इज नॉट दैट रीडेबल. ये इतना अच्छे से रीडेबल नहीं है ये सैम्पल, एंड एक्चुअली दैट इज अनदर सॉर्ट ऑफ रेड फ्लैग. हमें ये थोड़ा सही से देख के पढ़ना पड़ता है. वी हैव टू पुट इन अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट टू रीड व्हाट इज रिटन हियर, राइट? इट्स नॉट दैट इजी टू रीड. सो लेजिबिलिटी, कितना क्लियर है एक हैंड राइटिंग, दैट ऑल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ठीक है, लेजिबिलिटी, क्लियर लेजिबिलिटी इज अ साइन ऑफ honesty. Okay, so that is there, but it is on shaky grounds. It's not that clear. All right. The son we raised was a wonderful, good person. He was the perfect
young man. Empathetic, sympathetic, ambitious. He knew how to flatter people. He knew how to win their trust. He was good looking and charming and seemingly had the world in his grasp and was going to be a successful guy. There were two Bundys. The only people that ever saw the diabolical Bundy were his victims. There was the personality that was the fake, and then there was the personality that was the killer. Right. So what are the other things that we can observe here? We can see that this handwriting is quite squeezed. ये खुली हुई open handwriting नहीं है. Whenever we see a sample which has this level of squeezed handwriting, we can take a guess that this person is not happy with themselves. Insecurity ज़्यादा है. It may be due to family pressure या कोई external चीज़ों की वजह से they might feel that they are not good enough. जो भी है, but the person has a lot of insecurities here. When somebody squeezes you, जब कोई इंसान आपको आके ऐसे जोर से पकड़ लेता है, right? It's hard to breathe, isn't it? आप सही तरीके से breathe नहीं कर पाते हो. So that's the kind of feeling this handwriting gives us, isn't it? It's very squeezed. It's not able to open and really be compassionate or kind, all these things. ठीक है? So ये insecure handwriting है, दबी हुई handwriting है. Another big thing which comes to my attention are these T's. Can you look at the crossbar here? अभी क्रॉसबार का क्या मतलब है? ये जो टी का हम हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ऐसे करते हैं ना, ऐसा दिस सॉर्ट ऑफ लाइन. इफ़ यू सी दे आर प्रिटी डिटर्मिन्ड, बहुत लंबे लंबे खींचे हुए हैं, एंड दे आर क्रॉस्ड वेरी at the top of the T in most cases. It's crossing the other letters as well. It's very important thing that comes to my mind are these personal pronoun I's. So personal pronoun I का क्या मतलब हुआ? I, capital I in graphology is what tells me how you look at yourself. Very important. These I's that I am talking about, they are very huge. Okay? So this person has an inflated ego about themselves. Now, the baselines become pretty important in graphology. So ये baselines हम देखते हैं. Let's start. So what is a baseline? मैं जल्दी से बता देती हूँ. Baselines are those imaginary lines, especially जब हम blank paper पे लिखना शुरू करते हैं ना, तो we create those baselines as we go, right? Because हमें कोई guidance नहीं है. Ruled paper में guidance होती है हमें, but यहाँ पे कोई guidance नहीं है. We have to create that line, okay? So that baseline is like your foundation, ठीक है? The foundation upon which you are standing as a person. So it shows me emotional groundedness. Imagine कि आपके घर में earthquake हो रहा है and you are insisting कि आप उसी earthquake जो shake हो रहा है ना foundation घर का, आप insist कर रहे हो कि नहीं मैं यहीं पे खड़ी रहूँगी, ठीक है? So you are not going to last long, है ना? आप गिर जाओगे, अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद तो अगर earthquake चालू है वैसे तो आप गिर जाओगे. So what is that telling you? जो baseline आपने create की है at an emotional level for yourself, वो baseline या फाउंडेशन वीक है, ठीक है? एक्सटर्नल कुछ भी हो जाए आप धड़ाम से गिर जाओगे, इमोशनली यू विल क्रैश, ठीक है? सो दिस पर्सन, एंड आई फाउंड इट वेरी पेक्यूलियर. यू नो व्हाई? बिकॉज इट सीम्स फर्स्ट ग्लांस में ना ऐसे लगता है कि हाँ सही है, द बेसलाइन इज प्रिटी स्ट्रेट, ऐसे लगता है हमें. बट द मोमेंट यू स्टार्ट लुकिंग क्लोजली, he has written in such a way that he has sort of tried to avoid going into the next line. ठीक है? मतलब you can see here from, see from, यहाँ पे उससे कंट्रोल नहीं हो पाया तो ये यहाँ पे हो गया टैंगल, ठीक है? बट दिस फ्रॉम एंड दिस टी एकदम से मिस हुआ है यहाँ पे, राइट?
and if you can see that, यहाँ पे भी आप देख लें, let's see here what, ये थोड़ा ऊपर है, there is nothing, and O thoda ye hai, and then H is again coming down, right? So I hope I am able to give proper explanation here. It is a little bit wavy, ये wavy तो है पक्का, ठीक है? So now इतना level of waviness, actually I wouldn't call it as a red flag, but more like a जुगाड़ू sort of person जब हम बोलते हैं ना कि this person is street smart, they know how to get around with important people if they want to, ठीक है? वो crowd में वो आराम से वो जा सकते हैं, that sort of a thing. But यहाँ पे already हमें इतने सारे red flags आ चुके हैं कि now this is not helping his case actually. So ये जुगाड़ू nature is not always wrong, as we know. Sometimes it is necessary, right? But यहाँ पे ये benefit नहीं कर रहा है. देखा जाए तो इस हैंडराइटिंग के बारे में हम और बहुत बोल सकते हैं, बट आई विल स्टॉप हियर टुडे. अगर आपके मन में कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रोक्स आपको दिख रहे हैं या आपने कोई ऐसा पैटर्न नोटिस किया है इसमें जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया है, तो प्लीज़ पुट इट डाउन इन द कमेंट्स. आई विल मेक श्योर आई विल रिप्लाई टू यू. इन समरी हम ऐसे बोल सकते हैं इस हैंडराइटिंग के बारे में, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती है. ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड. This holds true for Ted Bundy because the way he came across and the way people saw him was completely different from who he was truly. वो एक्चुअल में क्या था, वो एक्चुअल में हम देखा जाए तो he was nothing short of evil. एक राक्षसी गुण उसमें था एंड अनफॉर्चुनेटली वही जो गुण राक्षसी गुण था उसके अंदर, that dominated his life. And that ruined him completely. Not just him, it devastated many families. I mean, I can't even speak of the crimes that he committed against women, the things he did to the women. It's unspeakable, truly. So, just to drive my point home, I will insert certain clips of the interview, of his last interview before he was put to death. यहाँ पे क्या हो रहा है, a psychiatrist is asking him questions, what he feels now after being in jail for so many years. Does he feel bad? उसमें वो प्रायश्चित या पश्चाताप वाली भावना है या नहीं देखने के लिए वो इंटरव्यू था बेसिकली. एंड यू कैन सी for yourself. I'll leave those clips here, and let's end this video. If you have been with me till now, thank you so much. More videos, more interesting stuff about graphology is coming, so stay tuned, and I will see you guys in my next one. Till then, take care. Bye bye. Questions that are being asked out there. One of the most important as you come down to perhaps your final hours. Are you thinking about all those victims out there and their families who are so wounded, years later, their lives have not returned to normal. They will never return to normal. Absolutely. Are you carrying that load, that weight? Is the remorse there? Again, I know that people will accuse me of being self-serving, but we're beyond that now. I mean, I'm just telling you how I feel. But through God's help, I have been able to come to the point where much too late, but better late than never, feel the hurt and the pain that I am responsible for. Yes, absolutely. In the past few days, myself and a number of investigators have been talking about unsolved cases, murders that I was involved in. And it's hard to talk about all these years later because it revives in me all those terrible feelings and those thoughts that I have steadfastly and diligently dealt with, and I think successfully, with the love of God. And yet it's reopened that, and I've felt the pain, and I've felt the horror again of all that. And I can only hope that
those who I have harmed, and those who I've caused so much grief, even if they don't believe my expression of sorrow and remorse, will believe what I'm saying now, that there is loose in their towns and their communities. I think we definitely have to be careful to not romanticize people like Ted Bundy. I never wanted to think people were born evil, but my opinion about that changed when I met Ted. I think he was just born evil.